जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। बताओ भाई। कैसे हैं आप लोग भाई। चलो फटाफट मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। सर यूपीएसआई का बुक आएगा, आएगा मेरे भाई। यूपीएसआई का भी बुक आएगा और यूपी कांस्टेबल का भी किताब आएगा। सब कुछ आएगा। ठीक है। बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बढ़िया हैं आप लोग, मज़े में हैं। चलिए, बहुत अच्छे दोस्त। ठीक है, तो मेरे भाई कल के क्लास में हम लोगों ने डिजिटल सम पार्ट 1 पढ़ा था। और डिजिटल सम पार्ट 1 में तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा डिजिटल सम जो है वो बताया था कि डिजिटल सम हमारा होता क्या है, किस तरीके से हम उसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम सवालों में मेरे भाई उसका यूज़ करके सवालों को हम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में करते हैं। आज हम डिजिटल सम के मेरे भाई पार्ट 2 के बारे में सीखेंगे। और इस पार्ट 2 की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये पार्ट 2 मेरे भाई अपने आप में पर्याप्त होगा डिजिटल सम के बाकी सभी सवालों का चीड़-फाड़ करने के लिए। ठीक है। इस पार्ट 2 में आज सिर्फ और सिर्फ हम आपको प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं और डिजिटल सम का सही इस्तेमाल करके सवालों को हम आपसे बनवाने वाले हैं। ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं मेरे भाई? जल्दी से बता दो एक बार। हाउ इज द जोश भाई? कैसे हैं आप लोग? कैसा है जोश आप लोगों का? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। तो चलिए मेरे भाई, आज जो है हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे। और डिजिटल सम के बारे में मेरे भाई नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। एक चीज छोटी सी बात कहनी है, और ये बात कहनी है कि जिन्होंने मेरे भाई पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पहले पार्ट 1 की वीडियो को देख लेना पूरी तरीके से। तब आपको जाकर ये पार्ट 2 वाली वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। अन्यथा ये पार्ट 2 वाली वीडियो आपके किसी काम की नहीं साबित होगी। आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 15 मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर इस संख्या के स्क्वायर में से इस संख्या के स्क्वायर को हमें घटाना है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ पर कहा कि सर इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, बट कैसे? जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कि डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों को जोड़ना। क्या होता है यहाँ पर? तो अंकों को जोड़ना। ठीक है। तो अगर हम अंकों को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा कैसे बन जाएगा? तो बोलेंगे 4 + 1 5। तो ये जरा देखो, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर 9 खत्म, 9 खत्म, और यहाँ कितना हो गया मेरे भाई? तो 8 का स्क्वायर हो गया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और 25 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा मेरे भाई। 25 को आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा। और 64 को आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 यानी 1 हो जाएगा। और 7 में से 1 आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। अब जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है मेरे भाई जहां पर उसका ऑप्शन जो है वो 6 है। डिजिटल सम हमारा 6 है। 2 1 3 1 4 1 5, इसका डिजिटल सम हमारा 5 है। 2 2 4 2 6 और 1 7 मेरे भाई, इसका डिजिटल सम हमारा 7 है। 2 1 3 3 2 5 5 और 1 हमारा ये 6 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 और 1 हमारा 7 हो जाएगा। चूंकि हमारा डिजिटल सम कितना आया है? 6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? सर बुक 19 को ऑनलाइन किए हैं, कब तक आएगा बेतिया में? तो कमलेश भाई 10-15 दिन लग जाएंगे आपको बेतिया तक पहुंचने में। हालांकि कोशिश है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों से कॉन्टिन्यूसली बात हो रही है कि बच्चों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किताब पहुंचाया जाए और इसमें विलंब ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि पूरे भारत में काफ़ी भारी भारी संख्या में मेरे भाई ऑर्डर आए हैं फार्मूला बुक को लेकर। और इसके लिए जो है मतलब एकदम से काफ़ी ज़्यादा लोड जो है सभी दुकानदारों पे, डिस्ट्रीब्यूटर पे, ऑनलाइन में मेरे भाई हर जगह पर पड़ गया है। ठीक है, वो इस चीज़ से मेरे भाई अभी टैकल कर रहे हैं और इस समस्या का समाधान निकालते हैं। बट आप लोग निश्चिंत रहें, फार्मूला बुक एकदम सही समय पे आप लोग के घर पे पहुंच जाएगी। और कोशिश है कि समय के पहले पहुंच जाए, जो समय आप लोगों को दिखा रहा है वो उसके पहले पहुंच जाए। बाकी किसी भी बच्चे को फार्मूला बुक लेनी है तो वो दुकानदारों पर जाकर मेरे भाई, जो लोकल शॉप्स हो गए, उन पर जाकर डिमांड करे कि हमें ब्रह्मास्त्र का सेकेंड एडिशन चाहिए। ठीक है, किसी भी हालत में किसी भी तरीके से वो मेरे भाई अरेंज करेंगे। ठीक है, ये मेरा क्लियर मैसेज है उनको। आप सिर्फ उनसे बोलिए, अगर उनके पास होगा तो वो देंगे, और नहीं होगा तो वो ऑर्डर करके मंगवाएंगे आप लोगों के लिए। बट आपके मेरे भाई पास के दुकान में आपको अवेलेबल मिलेगा, ये मेरा दावा है। पूरे भारत में आप कहीं पर भी रहते हैं, अपने शॉपकीपर से जाके बोलो कि हमें ब्रह्मास्त्र का सेकेंड एडिशन दीजिए, आदित्य रंजन सर की किताब दीजिए, और वो 5 दिन के अंदर में, उसकी गारंटी है मेरे भाई, मेरे पहुंचाने की किताब वहां पे। आप बस मांगो उनसे। ठीक है।
ऑनलाइन पे थोड़ा कम अभी भरोसा रखो। ऑनलाइन से ऑर्डर करना ही करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मेरे भाई आसपास के शॉपकीपर्स में भी, दुकानों में भी जाकर आप मांगिए उनसे। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन थोड़ा डिले दिखाता है डिलीवरी में, तो दुकानों में मांगिए किताब, किताब मिलेगी आपको। ठीक है, आ जाइए। कोलकाता, आसाम, मैंने हर जगह पर किताब भिजवा दी है। आप पहले अपने आसपास के दुकानों में जाकर पता तो करो, पूछो तो सही उनसे। ठीक है, हमसे मेरे भाई यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया, मेरे भाई बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। मैंने कहा इतना बड़ा कैलकुलेशन यार, मेरा जीवन खराब हो जाएगा अगर हम बेसिक से करेंगे तो। और ये एसएससी सीपीओ में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो 1018 का स्क्वायर क्या लगता है आपको, आसान है निकालना। ठीक है, फिर कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो हमको आइडेंटिटी पे लग रहा है। ठीक है मेरे भाई, आइडेंटिटी पर लग रहा है कि क्या लग रहा है, अब वो भगवान जाने और बाकी लोग जाने। हमें तो इससे मतलब है कि हम इस सवाल को किससे करेंगे, डिजिटल सम से करेंगे। आप प्रैक्टिकली देखो, सीपीओ 2022 में ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो सीपीयू 2022 में पूछा गया तो कैसे होगा, डिजिटल सम से। 8 और एक 9 खत्म कर देंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 9 खत्म, 1 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7, एक 8 और एक हमारा 9 हो जाएगा यहाँ पे। प्लस उसके बाद यहाँ पे कितना, 5, एक 6 और एक हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। इंटू हमारा कितना हो जाएगा जनाब, तो बोलेंगे 2, एक 3 और एक हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। माइनस 6, एक 7 और एक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इंटू कितना हो जाएगा, 1, एक 2 और एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 1। किसी भी संख्या को 9 से गुना करने का मतलब डिजिटल सम कितना होता है, तो 9 होता है। प्लस हमारा 7 का 4 गुना 28, 28 का मतलब कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 28 का मतलब यहाँ पर 8 जमा 2 10, 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 का 3 गुना 24 का आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखो 9 को आप जोड़ते वक्त घटाते वक्त जीरो भी कंसिडर कर सकते हो, ये बात आपको भी पता है। और अगर कंसिडर नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो, 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2। 9 प्लस हमारा 6 कितना हो जाएगा, 15। दो में से मेरे भाई देखो, अब यहाँ पर कितना हो गया तो बोलोगे सर 1 + 1 2 हो गया, -9 -6 हमारा -15 हो गया। हम आप लोगों को एक एक स्टेप की जानकारी देंगे, कहीं पर स्किप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर 2 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 2 में से 6 गया, माइनस का 4 हो गया। और मैंने बच्चों को कई बार तसल्ली से, तरीके से हमने सिखाया हुआ है कि भाई तुम्हारा आंसर जब भी माइनस में आ जाए ना, तो एक बात करना दोस्त यहाँ पे, और वो ये क्या करना कि जितना भी माइनस में आएगा उसमें 9 जोड़ देना, तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर कितना हो जाएगा भाई, देवसेना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। बाकी इस सवाल को और थोड़ा शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, तो इस सवाल को और थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए हमें यहाँ पर पर्टिकुलरली इस बात का ध्यान देना होता है। यहाँ देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे आप किसी भी संख्या को 9 से गुना करते हो, तो मेरे भाई 9 का मतलब कितना होता है, 0। तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करने का मतलब ये ऑटोमेटिक यहीं पर ख़त्म, क्योंकि 0 से गुना करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आप देखोगे तो 7 का 4 गुना 28, और 28 और ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और उसमें से मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 8 का 3 गुना है 24, हमारा घटा दो। 29 में से 24 घटाओगे 5 आएगा, तो सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जितना शॉर्ट में आप चाहो आप उतना शॉर्ट में बना सकते हो, ये सारा का सारा आप ही का जो है वो खेल है। आप एकदम बच्चों की तरह डिजिटल सम लगाना चाहते हो तो बच्चों की तरह पूरा डिजिटल सम लगाओ, और अगर थोड़ा लीजेंड बनना चाहते हो या अल्ट्रा लीजेंड बनना चाहते हो तो यही कर सकते हो। सर 9 का मतलब 0 होता है तो उसको तो गायबे कर दिए हैं। ये हमारा 28 और एक 29 हो गया, और ये 24 हो गया, घटा दिया तो कितना आ गया सर, 5 आ गया। ठीक है, रोशन देव कहते हैं कि सर आपने झूठा वादा करते हो, आपने इंडिया के जीतने पर कहा था कि मैं ब्रुक्स फ्री दूंगा, और आपने अभी तक नहीं दिया। तो देखिए रोशन मेरे भाई, यहाँ पर सबसे पहली बात, कोई चीज़ अगर हम कमिटमेंट करते हैं तो वो हम पूरा करते हैं। और रही बात, हमने कहा था कि इंडिया जितने विकेट से जीतेगी उसका 100 गुना किताब हम देंगे, और इंडिया मेरे भाई यहाँ पर 7 विकेट से जीती है, 7 विकेट से ही ना। ठीक है, तो 7 इंटू मेरे भाई 100 यानी 700 किताबें मिलती है मेरे भाई फ्री। और ये 700 किताबें जो फ्री है ना, हमने जब कहा है तो आपको दिखेगा यूट्यूब पर कि हमने फ्री दिया है। ठीक है, हम उन लोगों में से नहीं है जो फालतू का कमिटमेंट करते हैं कि गाड़ी भर भर के हम किताब लेके आ रहे हैं, और बाद में मेरे भाई एक भी किताब जो है मुफ्त बंटने का कोई भी वीडियो सामने नहीं आता है। ऐसा मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हमने कहा है तो यहाँ पर जो है किताब आपको देंगे, तो गारंटी है मेरे भाई देंगे। मेरी किताबें जब फ्री में बंटती हैं तो वो दिखती भी है, बट वो मेरे तरीके से होगा। ठीक है,
यहाँ पर सिर्फ ये 700 किताब एक ही जगह पे नहीं देंगे, उन बच्चों को देंगे मेरे भाई जिनको वाकई में नीड होगा, जिनको फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, जिनको पढ़ाई में कोई दिक्कत है वो होगा। अगर हम अलग अलग जगह पर गए, जैसे पटना गए, इलाहाबाद गए, कहीं कहीं पर गए, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ पर या कहीं पर मेरे पास अभी मैसेज आता है, अलग अलग यूट्यूबर्स जो होते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, अलग अलग कुछ दोस्त होते हैं कि सर हमारे एरिया में 50 किताब भिजवा दीजिए, हमारे एरिया में 100 किताब भिजवा दीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 2 सालों के अंदर में अलग अलग जगह पर मैंने अलग अलग संस्थानों में किताबें भेजी हैं। ठीक है, लोकल इंस्टीट्यूट से मेरे पास एक बार फ़ोन आ जाए कि सर यहाँ के बच्चे यहाँ के लाइब्रेरी में आपकी वीडियो देखते हैं और यहाँ उनकी किताब की आवश्यकता है। एक बार मेरे पास फ़ोन आता है और तुरंत मेरे भाई किताब वहाँ पर पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये कोई 700 किताब इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं है यहाँ पे, कोई 700 करोड़ ये नहीं है कि हाँ जिसका वादा करके हम मुकर जाएंगे। ठीक है। समझिए, बिजनेस ही करना होता तो फार्मूला बुक की कीमत को 180 रुपये हम नहीं रखते मेरे भाई। 180 रुपये में मैं तो कह रहा हूँ भारत के किसी कोने में जाके पता करो कि क्या कोई 300 पन्ने की ऐसी किताब है जो पूरी की पूरी रंगीन है, पूरी की पूरी कलर में है, पेजेस की क्वालिटी अच्छी है, पूरा इतना बढ़िया कंटेंट उसके ऊपर बनाया गया है, और उसके बाद 180 रुपये में अगला बंदा आपको आपके घर पर पहुंचा रहा है। ठीक है, जितने में किताब छप रही है उतने में किताब हम डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, और उतने में जो है मेरे भाई वो अपना मार्जिन सेट करके आपको किताब पहुंचाते हैं। मुझे पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ और कैसे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए बड़ा आसान है कमेंट बॉक्स में लिखना, बट मुझे पता है दोस्त कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 30% ऑफ 400। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था ना, जेब में पैसे भी नहीं थे, 30-40 हज़ार रुपये का महीना कमाते थे पढ़ाकर हम बच्चों को मेरे भाई, तब हमने जो है 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए की किताब छपवा के बांटी है। तब तो भगवान की दुआ से थोड़ा बहुत कुछ हो गया है, तब तो मेरे लिए चीज़ें मायने ही नहीं रखती हैं। आप पढ़ाई का हौसला रखें ना सर, उसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 30% ऑफ 400, x% ऑफ 70 एंड 25% ऑफ इतना। मेरे भाई इसका मान हमसे पूछा गया है। हमने कहा धरती पर फिर से इससे आसान सवाल कुछ भी नहीं है, तो अगर इससे आसान सवाल कुछ भी नहीं है तो हम क्या 30 और परसेंट को कंसिडर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 3 को कंसिडर करेंगे। उसके बाद इनटू, और यहाँ पर कितना लेंगे? तो यहाँ पर हम 4 लेंगे, प्लस यहाँ पर x% की जगह पर कितना लेंगे? x लेंगे, और इंटू कितना लेंगे? तो 7 लेंगे। बराबर हो जाएगा 2 + 5 हमारा कितना हो जाएगा? 7, और इंटू कितना हो जाएगा? 6 + 3 हमारा 9, खत्म मेरे भाई, कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 3 चौके 12, तो 12 को मेरे भाई जोड़ना कितना होता है? 3 होता है। ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 7x हो जाएगा, और 7 × 5 = 35 को आपस में जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। अगर दोस्त मेरे भाई देखोगे तो बोलोगे 7x की वीडियो 8 में से 3 गया तो 5 आएगी, x का मान कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 5/7। दोस्त मुझे एक बात बताओ आप यहाँ पे, अगर नीचे में 7 आता है तो हम ऊपर नीचे किससे गुना करते हैं? तो बोलेंगे नीचे में 7 आता है तो ऊपर और नीचे मेरे भाई 4 से गुना करते हैं। ठीक है, तो अगर हम 4 से गुना करेंगे तो इधर भी हम 4 से गुना करेंगे और इधर भी हम 4 से गुना करेंगे, तो 5 चौके 20 का मतलब कितना हो जाएगा? 2, और नीचे हमारा हो जाएगा 1। कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है? तो ऑप्शन नंबर ए का है। और ये सवाल जरा देखिए, तो CHSL 2020 में दोस्त यहाँ पर पूछा गया था। आज मेरे सवाल को सॉल्व करने के पहले मैं चाहूंगा कि मुझसे पहले आप लोग आंसर दीजिए सवालों का, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों ने सीखा है। जो हमने कल आपको डिजिटल सम पढ़ाया है वो मेरे भाई बहुत तरीके से आप लोगों ने सीखा है, बहुत तरीके से आप लोगों ने जाना है। ठीक है, आ जाइए। सर इलाहाबाद कब आएंगे? मन बहुत है दोस्त आने का, 2 जगह पे, एक इलाहाबाद में और एक मेरे भाई पटना में, बहुत दिलों की इच्छा है। ठीक है, बट यही है कि थोड़ा सा मतलब बाकी कामों में थोड़ा उलझा पड़ा हूँ, इसी वजह से अभी आ नहीं सकता। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मली आ जाऊंगा कल मिल लूंगा मेरे भाई, वहाँ पर आने के लिए एक बहुत तगड़ा सेटअप चाहिए होगा, काफ़ी लोगों की आवश्यकता होगी, थोड़ी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी सिक्योरिटी नहीं, आप लोगों की सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं हो सकता है यहाँ पे। आएंगे, ज़रूर आएंगे, आप लोगों का प्यार रहा, ऐसे ही आप लोगों का विश्वास रहा तो बिल्कुल आएंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर इस सवाल को देखिए, व्हाट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? अब जल्दी से बता दो, बिना यहाँ पर सॉल्व किए डिजिटल सम लगाकर इस सवाल को बताइए कि कितना आएगा। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। चलिए अपने अपने जगह का, एरिया का थोड़ा नाम बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। पटना, ठीक है, बहुत शानदार। उड़ीसा, लखनऊ, MP, UP, ठीक है,
गया, बलिया, अमेरिका। अमेरिका भी है कोई, इटावा है, हरदोई है। अमेरिका, चलो भैया ठीक है। सचिन मीना अमेरिका से हैं और इनको मेरे भाई मुलाकात करवाते हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, जो बाइडेन से मेरे भाई। ठीक है, बात चल रही है मेरी। बिल्कुल मुलाकात करवाएंगे आपकी उनसे, ठीक है, कि आपको वहाँ की नागरिकता दें। आ जाइए। चलिए, नागरिकता से याद आया, देखते हैं कितने लोगों को मेरे भाई याद है सिटीजनशिप का जो है वो मेरे भाई किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है। नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है संविधान के। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं। बताइए सर। सिटीजनशिप, हाँ कर लो, गूगल करो करो करो, शर्म तो आते नहीं है। हाँ, करिए, गूगल करिए, क्या पढ़ाई करता है रे तुम लोग। अच्छा, सिटीजन कितने तरीके से रद्द किया जा सकता है? 5 तरीके से, नाम बताना। लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर। क्या नाम महिला मित्र का तुम्हारे? प्रिया दर्शनी। हाँ, यही है भाई साहब। प्रिया जी का चक्कर है, देख लो। इनको ये भी नहीं पता है नागरिकता कितने तरीके से मिलती है और कितने तरीके से जाती है। बताओ। 5 से 11, 5 से 11, 5 से 11 आर्टिकल, बहुत अच्छा। और भाग कौन सा है अनुच्छेद का? भाग पता है, वो सर्च करेगा। अब भागो नहीं पता है। चलिए, आ जाइए मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ चलते हैं। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर बताओ। तो सबसे पहले देखो, हम ऑप्शंस के डिजिटल्स हम निकाल लेते हैं। मेरी मर्जी यार, पहले सवाल का निकालो, पहले ऑप्शन का निकालो। हम इस बार पहले ऑप्शन का निकालेंगे। तो 6, 5, 11, एक 12 और एक 13। 13 को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपस में जोड़ने पर कितना आएगा? तो 4 आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 6 और 3 9 खत्म, 5 और 1 कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। ठीक है। 6 2 8 और एक 9 खत्म, ये कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 5 हो जाएगा। 6 5 11 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यानी हर जगह का जो डिजिटल सम है, जो हमारा अंकों का योग है, वो हमारा है 4 5 6 2। वो हमारा कितना है? 4 5 6 2। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे जरा देखिए। तो बोलेंगे सर 9 प्लस 13 इंटू 3 39, 39 और 2 41/3। ठीक है। और परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गोली मारो परसेंटेज को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 13 इंटू 3 39, 2 41, 41 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और चूंकि ये परसेंट है तो नीचे हमारा 2 जीरो आएगा और इंटू हमारा कितना हो जाएगा? 3300 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ 25% का कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल सम ऐसे ही रहने दो। 2 जमा 5 हमारा 7 हो जाएगा, इंटू हमारा 8 और एक 9 खत्म, हमारा 4 हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को एक्स बना लेते हैं, वो हमारा ज़्यादा सही रहेगा। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए, कभी भी नीचे अगर 3 आ जाता है, 6 आ जाता है या 9 आ जाता है, तो हम उससे काटने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है, 3 से आपका 11 बार में खत्म है। अब देखो, 9 को कितना मान लेते हैं? जोड़ते वक्त 0 मान लेते हैं। 4 और एक हमारा हो जाएगा 5, एक और एक हमारा हो जाएगा 2 यहाँ पे। 7 चौके 28, 28 का मतलब कितना हो गया? तो 1 हो गया। बराबर हो जाएगा किसके? तो 4x के। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा? 10 और एक 11, और 11 बराबर कितना होगा? तो 4x होगा। अगर हम सही मायने में देखें तो 11 का मतलब 2 हो गया, और 2/4 का मान कितना होगा? x के बराबर होगा। जब बट्टे में मेरे भाई नीचे हमारा 4 आता है, तो हम किससे गुना करते हैं? तो बोलेंगे सर हम तो 7 से गुना करते हैं। आप चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे किससे गुना करेंगे? 7 से। तो यहाँ पर 7 से गुना करेंगे तो यहाँ भी कितना होगा? तो 7 से गुना होगा। इट मीन्स मेरे भाई यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर 7 इंटू 2 14, 14 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, और 7 चौके 28, एक आ जाएगा। 5 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, वही बातें आपको आगे टॉप तक लेकर जाएंगी। जैसे 9 को जोड़ते वक्त हमने 0 बना दिया, 5 इंटू हमने 2 बना दिया, 10 हो गया। ठीक है। थोड़ा थोड़ा फास्ट में कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा। ये 1 है और ये 4x है। 10 जमा 1 11 हो गया, 11 बराबर 4x। ये 2 हो गया, बट्टे में 4। नीचे जब भी 4 आता है तो 7 से गुना करेंगे, तो 7 और मेरे भाई 7 से, तो ऊपर हमारा कितना हो गया? तो 5 हो गया। ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ ऐसा सवाल देखें यहाँ पे। सर फॉर्मूला बुक हिंदी में नहीं है। बिल्कुल हिंदी में है। फॉर्मूला बुक इंग्लिश में भी है, फॉर्मूला बुक हिंदी में भी है यहाँ पे। यानी बाइलिंगुअल है दोस्त यहाँ पे। ठीक है। बिल्कुल, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर
यानी बाइलिंगुअल है दोस्त यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो a का मान हमारा 102 है। तो हमसे बोला गया है a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a+3, इसका हमें मान बताओ। तो मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे भाई कितना प्यारा सवाल है, ज़रा देखो यहाँ पर। तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 जमा 1 हमारी 3 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगी तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये हमारा 3 है, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है। ये 3 इंटू 3 कितना है सर, 9 है। और प्लस हमारा कितना है, तो सर 3 है। अब अगर हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, 3 इंटू 9 में से 9 खत्म करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का 3 होना कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। आप चाहो तो सर 9 लिख लो, चाहो तो 0 लिख लो सर, कोई परेशानी कोई आपत्ति हमें नहीं है। यानी हमारा वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका अंकों का योग 9 होगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 2 + 1 ये 3 आ रहा है सर। अगर हम यहाँ देखेंगे सारे खत्म हो गए, 2 बच गया सर। अगर 1 2 3 4 सर, ये 4 बच गया। यहाँ देखोगे 3 2 5 5 3 8 8 और 1 9 सर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। और ये मेरे भाई अभी CHSL में भी पूछा गया है और आपका CPO में भी पूछा गया है, ध्यान रखिए। तो ऐसे सवाल आजकल के पेपर में ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके बारे में, तो डिजिटल सम के बारे में। ठीक है, ध्यान रहेगा मेरे भाई। यहाँ पे आ जाइए, अगले सवाल की तरफ बढ़े और अगला सवाल यहाँ देखिए, अगला सवाल क्या बोला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए जरा। अगला सवाल यहाँ पे इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन। आप देखो, p की वैल्यू हमारी 99 है और p की वैल्यू हमारी 99 है। तो हमसे यहाँ पर ये मान पूछा गया है कि ये वैल्यू बताओ, यहाँ पर ये वैल्यू कितना होगा। ठीक है, मैंने कहा यार ये वैल्यू हम बताते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, तो ये तुम्हारा 99 है। 99 को मेरे भाई जोड़ोगे या फिर आप 0 मान लो। अगर मानो यार आप है ना किसी भी संख्या को, जैसे मानो 9 को जोड़ते वक्त अगर 9 मानते हो तो 9 मान लिया करो या 0 मान लिया करो। जैसे किसी बच्चे के मन में विचार आया कि सर है ना, यहाँ देखो एक विचार ऐसे आ सकता है, प्रकट हो सकता है, 9 + 9 सर 18 होता है। और अगर हम 18 को भी जोड़ेंगे तो सर 9 आएगा। यानी p की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। और अगर p की वैल्यू 9 आएगी सर, तो यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पर 9 को किसी भी संख्या से, 9 को किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए सर, 9 ही आएगा। यानी मेरा वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा। और ऑप्शन नंबर बी में देखो सारे अंक 9 है, यानी यही आंसर है। क्योंकि यहाँ पर इसका डिजिटल सम देखो, ये 9 9 9 तो कट जाएगा, 9 9 और 9, 8 तिरके 24 का मतलब 6 हो गया। यहाँ पर सारे 9 कट जाएंगे, 8 तिरके 24 का मतलब 6 हो गया। 9 कट जाएंगे, 8 तिरके 24 का मतलब 6 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है मेरे भाई यहाँ पर कि p का मतलब 9 + 9, 9 + 9 का मतलब 9 हो गया, और 9 हो गया तो इस पूरे संख्या का जो डिजिटल सम है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा मेरे भाई, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले अगला सवाल बहुत बवाल सवाल है, और इस सवाल को कराने के पहले हम आपको एक छोटी सी बात आज बताना चाहते हैं। ठीक है, अभी पिछले सैटरडे ही जो था, मेरे पास थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम था, और पिछले सैटरडे और संडे की बात करें तो मन काफ़ी सा थोड़ा सा मतलब ऐसे उदास टाइप था, थोड़ा सा एक तरीके से काम करते करते जब इंसान थक सा जाता है तो थोड़ा सा आराम करता है। तो उसी बीच मेरे भाई एक पर्सन का फ़ोन आता है, ठीक है। और मेरे भाई वो अभी जॉब कर रहे हैं MEA में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। तो मेरी ऐसी इच्छा हुई यहाँ पर जानने की कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो क्या पोस्ट है, क्या नहीं है, और एक तरीके से बात करें तो क्या क्या पर्क्स हैं। क्योंकि कई बार जो हम लोग वीडियो में बताते हैं, ठीक है, तो उससे कई ज़्यादा जो एक्सपीरियंस होता है मेरे भाई उस पर्सन को होता है जो पर्टिकुलरली उस डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है, तो जिनसे मेरी बात हो रही थी यहाँ पे, तो वो मेरे भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में ही जो है वो जॉब करते हैं। अक्सर मेरी कई सारे स्टूडेंट से बात होते रहती है, अपने जो सिलेक्टेड हैं। कोई इनकम टैक्स में है तो उससे बात होती रहेगी, एक्साइज में है तो उससे बात होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर 40 से 45 मिनट मेरी उनसे बात हुई। और मुझे यहाँ पर याद है, हम एक खोद खोद के एक जानकारी हम पूछना चाह रहे थे। हमने उनसे कहा भी कि हम यूट्यूब पर जब जाएंगे तो हम बच्चों को बताएंगे मेरे भाई यहाँ पर फ़ायदे जो जो उनके जॉब के हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की, तो जितनी बातें शायद मैंने आज तक आप लोगों को यूट्यूब पर बता रखा है, उससे कई गुना ज़्यादा बातें आज हम आपको थोड़ा सा इस पोस्ट के बारे में बताने वाले हैं। और धीरे धीरे करके हम आपको एक एक पोस्ट के बारे में बताते चलेंगे, छोटे छोटे पॉइंट करके। देखो, सबसे पहले अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की हम शुरुआत करते हैं, तो ये एक ऐसा पोस्ट होता है मेरे भाई जिसमें आपको विदेश जाने के मौके होते हैं। और SSC CGL की एकमात्र ऐसी पोस्ट है यहाँ पे जिससे आपको विदेश के रास्ते खुलते हैं।
जिससे आप अलग अलग कंट्री में जा सकते हो। जैसे मानो आप जर्मनी में जाना चाहते हो, आप लंदन में जाना चाहते हो, ज्यूरिक में जाना चाहते हो, स्विट्ज़रलैंड में जाना चाहते हो, वेटिकन सिटी, और मेरे भाई कई सारे कंट्रीज़ हो गए जहाँ आप जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। टॉप क्लास कंट्री रशिया हो गया आपका, जापान हो गया, ये सारे कंट्रीज़ हो गए। ठीक है। ये मेरे भाई आप कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या सैलरी होती है, वो सारी बातें। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात करें तो अगर आप भारत में हैं, अगर आप इंडिया में हैं, तो ये आपकी 4600 ग्रेड पे की नौकरी बन जाती है। और आपका सिलेक्शन किसके माध्यम से होता है, तो सीजीएल के माध्यम से, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के माध्यम से। लेकिन वहीं जब आप फॉरेन में जाते हैं तो फॉरेन में आपकी जो सैलरी है मेरे भाई, वो आपका कुल मिलाकर 4 से 6 लाख रुपए के बीच में आता है। मैंने 4 से 5 लाख क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि कहीं कहीं कंट्री में 4 लाख मिलता है और किसी किसी कंट्री में मेरे भाई 4 से 6 लाख रुपए मिलता है। बोलोगे सर कैसे? रीज़न है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो पोस्ट में होता है मेरे भाई, इसमें कोई भी टैक्स आपका नहीं लगता है, किसी भी आर्टिकल पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। समझे? जिनेवा समझौता के तैयार भी एक जिनेवा का जो है मेरे भाई सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में भी ये बात कही गई थी कि अगर कोई भी राजदूत किसी भी देश में रहता है तो उसको वहाँ टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अगर मान लीजिए कि भारत में भी अमेरिकन जो है वो यहाँ पर एम्बेसी में जो लोग रहते हैं, या एक तरीके से पाकिस्तान एम्बेसी के जो लोग रहते हैं पाकिस्तान वाले एम्बेसी में, तो वो भी यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देते हैं, ना कोई इनकम टैक्स लगता है, ना कोई और टैक्स लगता है उनके ऊपर में। ठीक है, तो कोई उन्हें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक तरीके से आप जो भी कमाते हैं वो पूरा का पूरा आपका वाइट इनकम होता है। ठीक, तो अगर मैं भारत में हूँ तो भारत में मेरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में 72,000 की सैलरी होगी, तो वहीं पर जब मैं विदेश में काम करूंगा तो वहाँ मेरी सैलरी 4 से 6 लाख रुपए के बीच में होगी। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो जो सैलरी फॉरेन में मिलती है, यहाँ पर एक तरीके से जब आप फॉरेन में जाते हैं तो फॉरेन में जब आपको ये सैलरी मिलती है तो वो फॉरेन करेंसी में होती है। अगर आप मान लीजिए कि जापान में है तो आपको जो मिलेगा वो येन में पेमेंट मिलेगी, इस तरीके से करके यहाँ पे पूरा का पूरा मेरे भाई रहता है। इसी वजह से वो थोड़ा सा जो पेमेंट है वो बढ़ जाता है। दूसरा, अगर हम एमईए की बात करें तो ये एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पर आपको कम से कम आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को मेरे भाई आप 12वीं क्लास तक, यहाँ पर आप मेरे भाई 12th क्लास तक आप प्रॉपर मेरे भाई फ्री में पढ़ा सकते हैं। और फ्री में क्या पढ़ा सकते हैं, तो इसका जो पूरा का पूरा जो खर्चा है वो सरकार उठाती है। फ्री एजुकेशन आपको मिलता है। आप चाहो तो मेरे भाई इंडिया में पढ़ा सकते हो और आप चाहो तो यहाँ विदेश में पढ़ा सकते हो। पूरा जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। इसी वजह से, जिससे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा भी कि जो हमारे सेक्शन ऑफिसर हैं, क्योंकि आप लोग जो ज्वाइन करते हो एमईए में, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में आप एएसओ पोस्ट पे ज्वाइन करते हो, लेकिन बाद में आपका प्रमोशन होकर सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो सेक्शन ऑफिसर हैं उनकी बेटी खुद लंदन से पढ़ाई कर रही हैं, और इसी वजह से बहुत सारे जितने भी लगभग एमईए वाले लोग होते हैं तो वो अपने बच्चों को विदेश में ही पढ़ाते हैं। भैया जब फ्री में ही पढ़ाना है तो फिर इंडिया में क्यों पढ़ाएं, फिर फॉरेन में क्यों ना पढ़ाएं? तो उनके मन में ये इच्छा रहती है। तो कम से कम अगर आपके 3 बच्चे हैं तो सरकार 2 का खर्चा देगी, 1 का खर्चा आपको खुद उठाना होगा। 2 बच्चों को 12वीं क्लास तक फ्री में आप पढ़ा सकते हैं। आप जिस भी कंट्री में हैं उस कंट्री के टॉप स्कूल में, उसका पूरा खर्चा जो है वो सरकार उठाती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको पूरा का पूरा मेरे भाई हेल्थ का फ्री बेनिफिट मिलता है, आप यहाँ पर एक तरीके से फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट या फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हैं पूरी फैमिली का अपना, आप जहाँ पर भी रहते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में करवाइए, और अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो आप फॉरेन में करवाइए। इसका भी जो पूरा का पूरा खर्चा है वो सरकार उठाती है। इसके अलावा जो सबसे मज़े की बात आई वो मेरे भाई एक और बात जानने को मिली, वो यहाँ पर ये थी कि जैसे आपके लिए जनरली अगर मान लीजिए कि भारत में आप आईआईटी में या एनआईटी में एडमिशन चाहते हैं तो आपको एआई ट्रिपल ई का मतलब पूरा जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है वो देना पड़ता है और उसमें अच्छा रैंक लाना पड़ता है, तो मेरे भाई सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर आप एमईए में हैं तो आपके बच्चों का मेरे भाई एनआईटी कॉलेजेस में, बड़े ध्यान से समझिएगा, एनआईटी कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है। कंडीशन ये होगा कि 12th में 50% मार्क्स हो और एआई ट्रिपल ई का पेपर उन्होंने दिया हुआ हो। उन्होंने पास किया है कि फेल किया है वो बात की बात है, पेपर उन्होंने दिया हुआ हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्री रिकमेंडेशंस उनको मिलता है। ठीक है, फ्री रिकमेंडेशंस उनको मिलता है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, एक रिकमेंडेशन लेटर होता है, अगर वो लिख दिया जाएगा तो एनआईटी कॉलेजेस में मिलते हैं। बट मेरे भाई आप बोलोगे अरे यार एनआईटी में एडमिशन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बट एक और बात बता दे तो एनआईटी में मेरे भाई एडमिशन जो है वो मिल तो जाता है बट लोग लेते नहीं हैं। रीज़न यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चे मेरे भाई जैसे मानो बचपन से पढ़ रहा है वो लंदन में, तो फिर वो इंडिया में एनआईटी में क्यों आएगा? फिर वहीं के वो यूनिवर्सिटीज़ में, हार्वर्ड होकर बाकी यूनिवर्सिटीज़ होकर, वहाँ से पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थोड़ी और अच्छी और उच्च लेवल की शिक्षा जो है वो प्राप्त करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो विदेश छोड़कर वापस से इंडिया में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आपको बेनिफिट बताएं तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जॉब लग जाता है और आपके स्पाउस यानी आपकी जो मैडम है, महिला मित्र हैं जिनसे आपकी शादी हो रखी है, अगर वो भारत में किसी भी सरकारी मंत्रालय में है
किसी भी सरकारी मंत्रालय में है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको 6 महीने की लीव ग्रांट कर दी जाती है, इसी वजह से क्योंकि आप मेरे भाई विदेश में हैं। जैसे मानो मैं हूँ और आज मेरी पोस्टिंग जर्मनी में आ गई और मेरी वाइफ टीचर है, तो मेरी वाइफ को 6 महीने की लीव मिल जाएगी सेटलमेंट के लिए कि आप जाइए अपने हस्बैंड के साथ और उनका एक तरीके से सेटलमेंट करवाइए वहाँ पे। तो एक ट्रांसफर में मतलब एक पोस्टिंग में मेरे भाई 6 महीने की छुट्टी होती है। मानो 3 साल तक मैं चाइना में रहा, अगले 3 साल तक मेरे भाई मैं जापान गया, तो चाइना के लिए मुझे 6 महीने की छुट्टी मिलेगी, जापान के लिए फिर मुझे 6 महीने की छुट्टी मिलेगी। ये एक अलग ही बेनिफिट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ हम आपको बताएं, तो जो एमईए पोस्ट में जितने भी लोग होते हैं उनको मेरे भाई देखो, इंडिया में 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं, मैंने पहले भी बताया है। एक हमारा वाइट कलर का होता है, एक मरून कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है। जो ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है दोस्त यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको और भी बेनिफिट्स इसके बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें होती है ना ज़िंदगी में मोटिवेट बहुत करती हैं यार आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट आपको और बताऊं तो जो ब्लू कलर का जैसे हमारा पासपोर्ट होता है, तो ब्लू कलर का पासपोर्ट क्या रहता है कि नॉर्मली किसी भी सिटीजन के लिए होता है। कोई भी इंडियन सिटीजन जो है, मैं हूं, आप हैं, शाहरुख खान है या कोई भी है मेरे भाई, तो सबके लिए यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सलमान खान, कोई भी हो मेरे भाई, तो सबके लिए यहाँ पे रहेगा ब्लू कलर का पासपोर्ट। लेकिन जो लोग मेरे भाई एमईए में काम करते हैं तो उनको ब्लू कलर का पासपोर्ट नहीं मिलता है मेरे भाई, उनको व्हाइट कलर का पासपोर्ट मिलता है। और व्हाइट कलर का पासपोर्ट जो होता है एक तरीके से सारे के सारे ऑफिशियल्स के लिए होता है, जो भी लोग मेरे भाई काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। और मेरे भाई जो दूसरा होता है मरून कलर का, अगर आप करेंगे मैं आपको दिखा दूंगा, तो मरून कलर का जो पासपोर्ट होता है ना, वो मरून कलर का पासपोर्ट जितने भी डिप्लोमेट होते हैं, ठीक है, जो राज एक तरीके से डिप्लोमेट का मतलब जैसे अजीत डोभाल हो गए, आपके ब्यूरोक्रेट हो गए, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, सरकारी पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो मेरे भाई उनको यहाँ पर ये पासपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो व्हाइट कलर का पासपोर्ट जो है वो ऑफिशियल है, ठीक है। अब इस व्हाइट कलर के पासपोर्ट का हम आपको फायदा बताते हैं। अगर ये व्हाइट कलर का पासपोर्ट आपके पास है तो आप कहीं पर भी मेरे भाई जाएंगे, किसी भी एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपकी चेकिंग नहीं होती है। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो मेरे भाई, उसको चेक किया जाता है, पूरी चेकिंग उसकी बॉडी की होती है, उसकी पूरी लगेज की चेकिंग होती है। आपका बॉडी कोई नहीं चेक कर सकता, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आप क्या कैरी कर रहे हो, क्या कैरी नहीं कर रहे, कोई चेक नहीं करता है, क्योंकि आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से कभी भी आप एयरपोर्ट जाएंगे, आपके लगेज की चेकिंग होगी लेकिन आपकी चेकिंग नहीं होगी। और आपकी लगेज की भी चेकिंग कई बार नहीं होती है अगर आपने अपने गवर्नमेंट अपने अपने ऑफिस से लिखवा रखा है कि ये मेरे भाई सरकारी दस्तावेज है या सरकारी प्रॉपर्टी है, तो वहां पर सिक्योरिटी आपके लगेज को भी चेक नहीं करेगी। ये भी एक बात तय है। तो ये एक बेनिफिट होता है आपका यहाँ पे। आपको छोटी बात लग रही हो, लेकिन आप फील करिए कि जब आप एयरपोर्ट पर एंटर कर रहे हैं और बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी लाइन में लग के उसका सिक्योरिटी चेकअप हो रहा है और आप यूं आते हैं और निकल जाते हैं और कोई चेक भी नहीं करता है आपको, तो एक अपने आप में पावर हो जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो और खतरनाक चीज़ें भी आपको बताने वाले हैं, और वो मेरे भाई क्या होता है, जब आप एमईए लगते हैं, जब आप एक तरीके से किसी एम्बेसी में काम करते हैं, तो एम्बेसी की बड़ी प्यारी परिभाषा होती है कि अ कंट्री विद इन अ कंट्री, यानी वो खुद में अपने आप में एक देश है। अगर मान लीजिए कि अमेरिका में इंडिया का कोई एम्बेसी है, तो वो मेरे भाई अमेरिका के क्षेत्र में नहीं है, वो अमेरिका के ज़मीन पर नहीं है, वो भारतीय एम्बेसी है, वो भारत के ज़मीन पर है। और वहाँ पर जो नियम कानून चलेंगे वो भारत के चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो कि मैं एमईए में एज अ सेक्शन एएसओ जॉब करता हूँ और मेरा पोस्टिंग है लंदन में, और लंदन में मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ इंडियन एम्बेसी में, और मैंने किसी का मर्डर कर दिया, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, मैंने कोई क्राइम ऑफेंड कर दिया, मैंने गाड़ी से किसी को ठोक दिया, तो मेरे भाई वहाँ पर पुलिस मुझे अरेस्ट भी नहीं कर सकती है। ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ। कोई भी लोकल पुलिस आपको डिटेन नहीं कर सकता है, अरेस्ट नहीं कर सकता है। अगर आपने बहुत एक हीनियस क्राइम किया है, देखिए दो तरह का क्राइम होता है, एक सिविल ऑफेंस होता है, मतलब एक आपको नॉर्मल जो मतलब चाकू छुड़ा गोली वोली मारना, तो ये क्राइम हो गया नॉर्मल, और एक सिविल होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर किसी प्रकार का आप कोई क्राइम करते हैं तो वहाँ की पुलिस जो है, आपके अथॉरिटी यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं मंत्रालय में या जो आपके मेरे भाई डिपार्टमेंट के हैं, तो उनको इन्फॉर्म करती है, और उसके बाद तब आपको वहाँ से यहाँ भारत में बुलाया जाता है, और आपका जो कानूनी कार्रवाई जो चलती है वो भारत के लॉ के अकॉर्डिंग चलती है। आपको वहाँ पर सड़ने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता, वहाँ के नियम कानून के अनुसार नहीं चलता है। वैसे तो सऊदी अरबिया में मेरे भाई चोरी करने पे हाथ काट दिया जाता है, ठीक है, खून करने पे गोली मार दिया जाता है, तो एक खून के बदले दूसरा खून होना चाहिए। तो अगर वैसा होने लगा तब तो कहानी खत्म ही हो जाएगी। तो ये समझौता है मेरे भाई, इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में एक समझौता है। अगर मान लीजिए कि आप कोई भी क्राइम किसी भी कंट्री में करते हैं, तो आपको उस कंट्री का जो है एक तरीके से वहाँ पर मतलब उसके कोर्ट में आपकी पेशी नहीं होगी, वहाँ के नियम के अनुसार आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, आपको भारत भेजा जाएगा, और आपका जो भी मेरे भाई कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जो भी केस चलेगा वो भारत में चलेगा, और सजा भी आपको भारत के हिसाब से मिलेगी।
ठीक है, तो ये एक बड़ा होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जैसे एमईए में आपका प्रमोशन होकर जब आगे चल के आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं या कोई और अधिकारी बन जाते हैं, तो मेरे भाई जो गाड़ी मिलती है तो उसका एक नंबर प्लेट ही अलग होता है। जैसे अगर आप इंडिया में बहुत सारी गाड़ी देखेंगे, उनके पीछे ऐसे स्टार लगा होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है नंबर प्लेट नहीं लगा होता है। ये मेरे भाई आर्मी का हो जाता है, या एक तरीके से बहुत टॉप टॉप ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट के हो जाते हैं। उसी तरीके से जब आप विदेश में रहते हैं तो वहां पर भी जो आपको गाड़ी मिलती है दोस्त यहाँ पे, तो उस पर भी ऐसा ही कुछ नंबर प्लेट लिखा होता है। और उसमें किसी भी पुलिस ऑफिशियल जो है वहां पर उसकी चेकिंग नहीं कर सकता है, चाहे आप उसके अंदर इलीगल सामान ही क्यों नहीं कैरी कर रहे हो। मेरे भाई उस गाड़ी को चेक नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि वो जो गाड़ी है वो भारतीय क्षेत्र में है, वो भारतीय दायरे में है। मैंने क्या कहा, अ कंट्री विद इन अ कंट्री। आप जहां पर खड़े होते हैं आपकी सीमा वहीं से शुरू हो जाती है, ये समझ लीजिए। आपकी गाड़ी जो है वहां पर वो फॉरेन में विदेश की वो गाड़ी नहीं होती है मेरे भाई, वो अपने आप में एक भारतीय गाड़ी बन जाती है। और उसको हाथ लगाने का मतलब मेरे भाई एक देश को सर्च करने के बराबर होता है। ठीक है, तो वो भी चेकिंग वहां पर नहीं हो सकता है। इसी वजह से कई बार ऐसा भी आया भी कि जो नॉर्मल कंट्रीज हो गए, जो छोटी कंट्रीज हो गए यहाँ पे, जैसे आप अगर एक तरीके से देखेंगे, ये जो निग्रोज हो गए, जैसे अगर हम बात करते हैं तो लोअर कंट्रीज, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हो गए जो एकदम है, तो वो क्या करते हैं, इंडिया में जो उनकी एम्बेसी होती है तो वो इलीगल ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं। और इसका मेरे भाई भनक अभी पुलिस को लगा था, तो यहाँ पर इंडिया के भी जो लॉ हैं इंडिया के भी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वो जैसे नाइजेरियन जितने भी हो गए यहाँ पे थोड़े बहुत, जो दिल्ली में अमेरिका साइड में यार कहीं कहीं पे रहते हैं, तो अभी मेरे भाई वो ऐसे ही गाड़ियों में थोड़ा बहुत इलीगल ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिस उस पर डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती है। तो पुलिस एक तरीके से उनके मंत्रालय में उनको पर्टिकुलरली इन्फॉर्म करती है और वहाँ का मंत्रालय उनके ऊपर कार्रवाई करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से अगर हम बात करें तो आप उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कभी किसी कंट्री में हैं और वहाँ बहुत हाई स्पीड में आपने जो है गाड़ी चलाई और वहाँ का जो है एक तरीके से ट्रैफिक का नियम तोड़ दिया, तो भी जो वहाँ का चालान कटेगा, जो वहाँ का पर्ची कटेगा मेरे भाई, तो आपके नाम पर नहीं कटेगा, उसका पर्ची भी आपको आके भारत के कोर्ट में भरना होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, जो भी नियम कानून लगेंगे वो भारत के हिसाब से लगेंगे। ठीक है, वहाँ ट्रैफिक का नियम तोड़ने का जो नियम होगा वो वहाँ के हिसाब से नहीं लगेगा, वो भारत के हिसाब से लगेगा। रेड लाइट क्रॉस न करने के लिए 4,000 रुपया भरिए, हेलमेट नहीं पहने तो इतना रुपया भरिए, तो ऐसा वाला नियम तुम्हारे ऊपर अप्लाई होगा, चाहे तो मेरे भाई विदेश में ही क्यों ना ऐसा कर दो। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, एक अलग ही लेवल के बेनिफिट्स होते हैं, पर्क्स होते हैं, जो आप धीरे धीरे सीखेंगे, जानेंगे तो मजा आएगा। इसीलिए कहा जाता है पढ़ लो। ठीक है, अभी तो मैंने एक पोस्ट के बारे में यहाँ पर आपको बताया, अभी तो कई सारे पोस्ट हैं जिसके बारे में जानकारी अथाह है, जिसके बारे में बताना है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्ट आता है मुझे छोटी छोटी चीज़ों को जानने में। अक्सर कोई मुझसे पूछे कि सबसे ज़्यादा खुशी आपको किस चीज़ में मिलती है, तो सीखने में। ठीक है, पहला सीखने में, दूसरा सिखाने में, दो ही चीज़ें मुझे आती हैं और मुझे इसमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जब मैं कोई कोई नई बातें सीखता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है यार मैं आज जाके है ना बच्चों को बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा उनको कि यार तुम जहाँ जी रहे हो, तुम यहाँ पर हो, जहाँ पर अभी तुम खड़े हो, जहाँ तुम बैठे हो, ये बहुत छोटी ज़िंदगी है। अभी तो दुनिया देखा ही नहीं है आप लोगों ने, असल में दुनिया क्या है, असल में ज़िंदगी क्या है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। ठीक है, अभी ज़्यादा ज़्यादा होता है 10 रुपए का जाके बर्गर खा लेते हो, थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हो। ठीक है, लेकिन अभी तो पूरा देश दुनिया सब कुछ घूमना बाकी है यार। ठीक है, और बहुत मुश्किल नहीं है, बस एक छोटा सा एग्जाम होता है, सीजीएल का पेपर होता है, ढंग से तैयारी अगर हम करेंगे तो उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। कोई बच्चा फिर ये ना बोले अरे सर आप तो यूं ही छोटा बोल रहे हैं, आपको क्या पता सीजीएल है। भाई साहब क्वालिफाइड हूँ, सेलेक्टेड हूँ सीजीएल से, इस वजह से कह रहा हूँ। नहीं होता तो मैं ये शब्द नहीं बोलता, सिलेक्शन लिया है, पता है रास्ते कहीं पर मुश्किल भी हैं, रास्ते कहीं पर आसान भी हैं। सबसे ज़्यादा आसान उसको आपकी डेडिकेशन बनाती है। तसल्ली से मेहनत करो, तरीके से मेहनत करो, ईमानदारी रखो अपने मन में। ठीक है, एक पर्टिकुलर रूटीन बना के रखो तो आराम से हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो सिलेक्शन लेते हैं वो किसी और ग्रह से तो नहीं आते ना भाई, वो भी तो इसी ग्रह के लोग हैं। जब उनका हो जाता है तो आपका क्यों नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे पर्क्स जितने भी हमने गिनाए ये सब आपको मिल सकता है, और कितने, तो मात्र 1.5 साल के अंदर में। सोचो, कई बार बोलता भी हूँ मैं बच्चों को, ऑफलाइन में ही बोलता हूँ कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी सिलेक्शन की झांकी अभी दिखा दूं, इमेजिन करो, चलो आज से 2 साल बाद हम लोग चलते हैं, आपकी पोस्टिंग मेरे भाई लंदन में है, ठीक है, रशिया में है, चलिए मान लेते हैं, और मेरे भाई वहां पर पोस्टिंग, और आप सारे फायदे उठा रहे हो, महीने का 4-5 लाख रुपया कमा रहे हो, आपके पास अच्छा खासा वो क्वार्टर भी है, अच्छा खासा पावरफुल जॉब भी है। ठीक है, पूरा बीवी बच्चों के साथ सब कुछ हो, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फीस नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि भारत में इस समय सबसे महंगा क्या है मेरे भाई, किसी व्यक्ति का कमाया हुआ आधा पैसा उसके बच्चों को पढ़ाने में ही निकल जाता है। आज मैं बात कर रहा था जो हमारे एक तरीके से
रिलेशन में है, मामा जी हैं, हमारी गाड़ी भी चलाते रहते हैं। हमने उनसे पूछा कितना बच्चों का फीस लगता है, तो उन्होंने कहा 2500 रुपये स्कूल के फीस भरता हूँ, 3500 रुपये ट्यूशन के फीस भरता हूँ, 6000 रुपये तो उस व्यक्ति के मेरे भाई बच्चों के पढ़ाने पढ़ाने में ही निकल जाते हैं। और जो मकान लेकर वो शहर में रह रहे हैं तो 4500 रुपये उस मकान का किराया है, 10,500 तो रुपये वही हो गया। जितना ये कमा रहे हैं सारा का सारा बच्चों की शिक्षा में लगा रहे हैं। ये पोस्ट ऐसी है जहां पर बच्चों के पढ़ाने के आपको पैसे ही नहीं देने पड़ते, सारा सरकार उठाती है। और करना क्या है तो मेरे भाई कुछ नहीं, चंद किताबें हैं, 2 साल हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। सिलेक्शन भविष्य भी सुधर जाएगा, आने वाली पीढ़ी का भी सुधर जाएगा, और पीछे माँ बाप जो है उनका भी सुधर जाएगा। तो और क्या चाहिए भाई, कर लो यार थोड़ी सी मेहनत। कहाँ छोटी छोटी चीज़ों में उलझे पड़े हो, इंस्टाग्राम पे कौन वायरल हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो ये है तो वो है। कुछ पल कुछ चीज़ें कुछ हद तक अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके बाद एट द एंड अपने करियर के बारे में सोचो। मैं अगर आज अपने आप में मेरे भाई बात करूँ तो मुझे दुनिया के बारे में बाद में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कौन आया कौन गया, क्या आया क्या नहीं गया, मुझे अपने करियर को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता रहती है, शुरू से रही है हमेशा। कि अगर आप अपने आप को बनाएंगे ना मेरे भाई तो दुनिया आपको पूछेगी, और आप अपने आप को नहीं बनाएंगे तो कोई नहीं पूछने वाला, इस बात को ध्यान रखो। आज मेरे पापा आए थे, और आज ही मेरे भाई पापा जो है 5 महीने के बाद यहाँ आए हैं, बिहार से आज ट्रेन पकड़ के आए। तो वहीं पर उन्होंने कहा कि एक फलाने नाम के रिलेटिव है और उन्होंने अपनी बेटी की शादी का कार्ड भेजा है। और वो रिलेटिव इतने हैं कि ब्लड रिलेशन वाला रिलेशन है हमारा। लेकिन पिछले 3 साल से मेरे भाई वो रिलेटिव ऐसे हैं, मतलब यूँ समझ लो सगे हैं जो भी हैं, नाम नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो लोग भी अब वीडियो हमारी देखते हैं, थोड़ा उनको आहत पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले 3 सालों में उन लोगों ने कभी ना हमसे मैसेज किया, ना कभी हमारा कॉल देखा, ना कभी हमें याद किया। कई मुसीबत में हम पड़ते चले गए, लेकिन उन लोगों ने कभी याद करना भी बेहतर नहीं समझा, बात करना भी बेहतर नहीं समझा। और जब आपका वक्त बदलता है ना तो लोग आपके साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि यार इसके साथ नहीं रहे तो मेरे भाई हम पीछे रह जाएंगे, किसी भी तरीके से इसका हाथ पैर पकड़ लो, शायद हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। तो जब हमारा वक्त बुरा था तब लोग धीरे 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 साथ छोड़ते चले गए। अब जब वक्त मेरे भाई हर किसी के लिए तो समान रहता नहीं है, आप मेहनत करोगे आप भी वक्त का मतलब पूरा का पूरा चक्कर बदल के रख दोगे। तो जब आपका वक्त बदलेगा जिस तरीके से हमारा बदला, तो अब उन्हें याद आती है कि नहीं, हमारे दरवाजे पे हमारी बेटी की शादी है तो आप तो रहने चाहिए, आपकी गाड़ी लगी हुई होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, आने से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट ये बात समझो। ठीक है, अगर मैं उन रिश्तेदारों के पीछे भागता, उनको मनाने के पीछे भागता, उनको यहाँ पर एक तरीके से उनकी नज़रों के अच्छा बनने की कोशिश करता, मेरे भाई ज़िंदगी में ये वक्त कभी नहीं लेकर आ पाता। मैंने अपने आप को बनाने के पीछे भागा हूँ। ठीक है, मैं अपने सपनों के पीछे भागा हूँ, अपने कामयाबी के पीछे भागा हूँ, तभी ये मेरे पीछे भाग के आते हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी में आप भी है, कोई दोस्त है, अजीज़ फ्रेंड है, महिला मित्र है, या कोई भी है, एक्स वाई जेड है, कुछ भी है, अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता मत भागो पीछे, अपने आप को बनाने में पीछे भागो, अपने सपनों के पीछे भागो। कौन तुम्हारी वजह से दुखी है, कौन तुम्हारी वजह से रो रहा है, कौन तुम्हारी वजह से खुश है, घंटा फर्क मत लो। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, मान गए तो ठीक है, नहीं भैया तो राम राम भैया, हमें अपने करियर पे फोकस करना है। आज के समय दुनिया यार मेहनत कर करके आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अंकित बयानपुरिया को ही आप देख लीजिए, वो लड़का कितना डेडिकेटेड है यार, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सुपरस्टार से मिला, आज जिस तरीके से मिलेगा कल वापस से राम राम भाई सारे ने। ठीक है, वही उसका डायलॉग रहेगा, उसी तरीके से वो अपने दिन की शुरुआत करेगा, अपने डाइट के साथ कोई चीटिंग नहीं, अपने काम के साथ कोई चीटिंग नहीं। और एक समय के अंदर मेरे भाई इतने फास्ट में इतना ग्रोथ मारा कि भैया मोदी जी बुलाते हैं, आइए सर आपके साथ वीडियो बनाते हैं। ठीक है, इस समय आप ही इंस्टाग्राम के सबसे वायरल सुपरस्टार हैं। ठीक है, तो कौन कहता है मेरे भाई शॉर्टकट से ही सफलता मिलती है। लोग जिस्म दिखा के पता नहीं इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे हैं, और एक इंसान मेरे भाई मेहनत के दम पे गीता पढ़ के, रामायण पढ़कर, और मेरे भाई बाकी अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताकर भी वो वायरल हो रहा है, सोचो। ठीक है, तो मेहनत जिस क्षेत्र में करोगे, ईमानदारी से करोगे, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। और अगर नहीं करोगे तो भैया खत्म कहानी, बस कुछ नहीं हो सकता। बहाने हैं, दुनिया दे रही है, वैकेंसी कम आई थी तो नहीं हुआ सिलेक्शन, है जी। मेहनत नहीं किया नहीं होगा, 2 नंबर से रह गए तो नहीं हो पाया। अरे कोई नहीं, कट ऑफ के करीब तो पहुंचते पहुंचते रह गए थे, 2 नंबर से मेरा कट ऑफ रह गया, फालतू की चोचलेबाजी होती है दोस्त। ठीक है, मेहनत अगर है तुम्हारे अंदर, गुद्दा है तुम्हारे अंदर, दम है, तो भैया निकालो नौकरी, आगे बढ़ो, फालतू की बातें मत करो। कमर दर्द हर किसी का होता है पढ़ने में, हर किसी को मेरे भाई बोरिंग लगता है मैथ्स, हर किसी को जीएस बोरिंग लगता है, हर किसी को वोकैबलरी भूलते जाता है। लोग मेहनत कर करके उसको रिटेन करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी समय से मेरे अंदर में काफ़ी कुछ था जो हमने सोचा कि कभी बात की जाएगी आप लोगों से, आज सही वक्त लगा, इसी वजह से हमने बात की है। ठीक है, बाकी किसी दिन रहा तो एक डिटेल में मैं आपको एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि हम खुद कस्टम्स में एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, उसके लिए रोक के रखें।
आइए शुरू करते हैं, यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल मेरे भाई कुछ इस प्रकार के सवाल होते हैं, जरा पढ़िए। और औसत के सवालों में किस तरीके से डिजिटल सम लगा सकते हैं, आप पढ़िए। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पूछा गया। पसंद आ गया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी बातों के लिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको और भी नॉलेज की बातें हम आपको बताते रहें और आप सीखते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। कहीं पर कोई भी मेरी बातों से वैल्यू मिले, थोड़ा मोटिवेशन मिले, कहीं आगे मिले तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ पे तो क्या बोला गया, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 1/5 ऑफ ए क्लास इज 77% एंड दैट ऑफ 1/4 ऑफ द क्लास इज 85% एंड एवरेज मार्क्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्लास इज 52%, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास। मैंने कई बार आपको कहा यहाँ पर कि जैसे 1/5 हो गया, 1/4 हो गया, तो हमेशा एक पर्टिकुलर एक ऐसी संख्या लो जो तुम्हारा 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। यानी कितना ले लो, तो 20 ले लो भाई। कितना ले लो मेरे भाई यहाँ पर, तो 20 ले लो। कितना ले लो यहाँ पर, तो 20 ले लो, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या कहा, 20 लेने को मैंने कहा है। तो अगर मैंने यहाँ पर 20 लेने को कहा है तो देखो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़े से बातों को समझिएगा। इसके दो टुकड़े करने हैं और क्या क्या करना है, तो एवरेज मार्क्स ऑफ 1/5 ऑफ द क्लास। तो 20 का यहाँ पर कितना, अच्छा एक बात, सॉरी सॉरी सॉरी, इस क्वेश्चन के पहले पहले हमारा ये वाला क्वेश्चन छूट गया था। तो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक बच्चा कहता है आईएएस वर्सेस एमईए कौन सा बेस्ट है, बताइए ना। ऑफ कोर्स यार आईएएस बेस्ट है। एमईए में तुम कई साल काम करने के बाद तब यूपीएससी कैडर में जाते हो, तो आईएएस तो ऑफ कोर्स बेस्ट है यार, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर यूपीएससी के माध्यम से विदेश जाना है तो आईएफएस ज्वाइन करिए, इंडियन फॉरेन सर्विस, आप उससे जा सकते हैं। आइए चलिए, तो एक अमान हमारा इतना है, 0.4 प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, और ये 8 पदों तक है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। और ये एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। मैंने कहा इस सवाल को भी हम डिजिटल सम से बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे भाई बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो पहली बात यहाँ पर समझो पहली बात यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर पहले वाले का डिजिटल सम कितना होगा। मैंने कहा दशमलव को गोली मार दो तुम यहाँ पे, तो कितना होगा 1/4। अगले वाले का भी मेरे भाई कितना होगा, तो 1/4। अगले का भी कितना होगा, तो 1/4। और ऐसे कर करके कितनी बार 1/4 आएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 8 टर्म्स तक आएगा। कितनी बार आएगा, तो 8 बार आएगा। आप ऐसे कह सकते हैं, हिंदी में आप यहाँ लिख सकते हैं कि सर ये कितनी बार आएगा, तो सर ये 8 बार आएगा। ये संख्या कितनी बार रिपीट होगा, सर 8 बार होगा। मैंने कहा ठीक है कि 8 बार रिपीट होगा, तो पहले वाले का क्या वैल्यू होगा, जरा देखना। तो जब नीचे 4 आता है तो मेरे भाई ऊपर नीचे किससे गुना करते हैं, तो ऊपर भी 7 से गुना करते हैं और नीचे भी 7 से गुना करते हैं। तो ये हमारा एक टर्म हो गया, ये हमारा एक टर्म का मान हो गया। और ऐसे कुल मिलाकर हमारे कितने टर्म होते हैं, तो 8 टर्म होते हैं। तो इसको हम किससे गुना करेंगे, तो इंटू हम 8 से करेंगे मेरे भाई। किससे गुना करेंगे, तो इंटू 8 से हम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो बोलेंगे सर ऊपर हमारा 7 हो गया और नीचे 7 इंटू 8 28, 28 का मतलब 1 हो गया सर। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, 7 हो गया नीचे और नीचे हमारा 1 हो गया, इंटू 8 हो गया। 8 सतह मेरे भाई 56 हो गया। और 56 को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 11 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब जरा यहाँ देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 2 है। तो पहली मेरी बात यहाँ 7 दोनों 7 दोनों 7 दोनों 7 दोनों, ये तो डिजिटल सम मेरे भाई 5 है, ये तो होने से रहा। और अगर हम देखते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे भाई 7 जो है वो 8 बार है। तो 7 8 बार होता तो आंसर होता, लेकिन उसके साथ 0.5 है, तो ये बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। ये बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो 7 8 56, 56 हो गया, 56 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और 56 और 5 हमारा 61 हो गया, तो जोड़ने पे 7 आएगा, ये हो नहीं सकता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 7 7 7 7, तो 7 7 7 7 7 चौके 28, 28 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 33। और जोड़ने पे मेरे भाई कितना आएगा, 6। ये भी नहीं हो सकता है। ये देखे तो 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 इतना, तो यानी 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 5 और 9, यार ये तो आ ही नहीं रहा है। ए की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले वाले का मेरे भाई 7 हो जाएगा, 7 और अप टू 8 टर्म्स, 7 इंटू 8 हमारा कितना हो जाएगा, 56। 2 होगा मेरे भाई, 9 हो गया, 9 हो गया, ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये तो कौन सा ऑप्शन होगा, एक बार देखने देना सारे ऑप्शंस मेरे भाई, कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ी तो नहीं है, मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है, हालांकि हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 56, 56 और 5 मेरे भाई कितना हो गया, 61 हो गया। 61 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर 7 7 14 7 21 28 28 5 हमारा 33 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 10 15 20 25 30 35 40 40, ये हमारा 9 हो जाएगा। ये तो हमारा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच ही नहीं खा रहा है, यानी हमारे ऑप्शंस में मेरे भाई क्या है, कहीं ना कहीं कोई गलती है। ये हमारे ऑप्शंस में जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, बी नहीं होगा ना दोस्त, यहाँ पर बी कैसे हो सकता है आपका, बी कोई चांस ही नहीं बनता यहाँ बी होने का। क्योंकि देखिए एक टर्म की वजह से तो आपका 7 आएगा, 7 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, यानी मेरे भाई सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत मेंशन किए गए हैं। कोई एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा जिसका डिजिटल सम हमारा कितना आएगा, तो 2 आएगा। जिसका डिजिटल सम हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। अब हमें यहाँ पर इसको बेसिक से करना पड़ेगा, वो हमारी एक अलग बात है कि जैसे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा के तब जाकर इस सवाल को हमें हल करना होगा। ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं, तो अगले सवाल को देखते हैं। आप बोलिए तो इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से सॉल्व भी कर देंगे बेसिक से। ठीक है, हाँ बेसिक से कर देता हूँ। ठीक है, इससे मैं इस सवाल को कर देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि सर यहाँ डिजिटल सम जो है हमारा मतलब वर्कआउट नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल सम डेफिनेटली वर्कआउट करेगा। देखो डिजिटल सम से आंसर 2 आया है ना, तो एक काम करो, इसको बेसिक से ज़रा अप्लाई करके देख लो। आपको यहाँ पर जो है सारे के सारे ऑप्शंस में, चलो ऑप्शंस को रहने देते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अगर हम ए की ही बात करें यहाँ पर, तो ए का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1.4 है। तो जैसे मानो इसको हम 10 ऊपर लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर ये हमारा 10 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला सवाल सर यहाँ पर ये हो जाएगा 100/4 कुल मिला के। यहाँ पे देखोगे अगला कितना हो जाएगा, 100/4। उसका अगला मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 1000 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऐसे करते करते 8 टर्म तक होंगे। 1/4 तो मेरे भाई हम कॉमन ले सकते हैं। आप ऐसे कह लीजिए सर 1/4 कितना ले सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं। अब 1/4 अगर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगले जगह कितना बचेगा, तो यहाँ देखो 1/4 कॉमन ले लोगे तो आप ऐसे भी डिजिटल सम देखो यहाँ पे बोलोगे सर ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर अगले में कितना हो जाएगा, 1000। पहले वाले में 1 जीरो, दूसरे वाले में 2 जीरो, तीसरे वाले में 3 जीरो, और करते करते यहाँ पर कितना, तो अगले वाले में 8 जीरो आएगा। ठीक है, मैं आपको बेसिक से आंसर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1/4 हो जाएगा और इनटू यहाँ पर ये एक बार बेसिक से कर लेते हैं। बेसिक से कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा ऑप्शन। तो पहले मेरे भाई 8 जीरो है, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, 7 जीरो, 8 जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो। देखो एकदम मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे ऐसे आपको जोड़ना है। देखो 10 में पहले वाले में 1 जीरो, दूसरे वाले में 2 जीरो, तीसरे वाले में 3 जीरो, चौथे वाले में 4 जीरो। तो ऐसे ही करते करते आठवें वाले में कितना होगा, 8 जीरो। तो जो आठवां टर्म होगा यहाँ पर, तो देखो उसमें 3 जीरो, 3 6 जीरो, 8 जीरो। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर कितना जीरो होगा, तो अगले में मेरे भाई यहाँ पर 7 जीरो। उसके अगले मेरे भाई यहाँ पर कितना जीरो, 6 जीरो। उसके अगले मेरे भाई यहाँ पर कितना जीरो, तो कुल मिला के 5 जीरो। उसके अगले में कितना जीरो, तो 4 जीरो। उसके अगले में कितना जीरो, 3 जीरो। उसके अगले में 2 जीरो। उसके अगले में 1 जीरो। यहाँ पे सारा जोड़ लो यहाँ पर, तो 0 1 1 1 1 1। ठीक है, फिर यह 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया। यानी कुल मिला के 1 अपॉन कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 जीरो हो गया। आप इसको मेरे भाई डिवाइड कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लो, यहाँ पे आपका कट जाएगा। जैसे 4 से आपका 2 बार में मेरे भाई कितना हो गया, तो 8 हो गया। अब 8 हो गया तो 31, 4 का 7 गुना कितना हो जाएगा, तो 4 का 7 गुना मेरे भाई 28 हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 का 2 गुना 8 हो गया 31, 4 का 7 गुना 28। ठीक है, फिर 31, 4 का 7 गुना मेरे भाई 28, फिर 31, 4 का 7 गुना 28, फिर 31, 4 का 7 गुना 28, फिर 31 मेरे भाई 4 का 7 गुना 28, फिर 31, 4 का 7 गुना 28। ठीक है, और 4 का 5 गुना 20 मेरे भाई। कुछ मिलाकर इस तरीके से होगा 2 7 इतनी बार में, और 5 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो हमारे क्या है, फर्जी हैं। और अगर मेरे भाई आप इस संख्या का डिजिटल सम भी देखना चाहते हैं, तो हमारा देखिए डिजिटल सम हमारा कितना आया था, बाई डिजिटल सम आंसर हमारा 2 आया था ना। अब एक बार इस ऑप्शन का हम डिजिटल सम भी देख लेते हैं कि डिजिटल सम कितना है। तो अगर हम इसका डिजिटल सम देखें, हालांकि हम डिजिटल सम यहीं पर अप्लाई कर सकते थे। अगर हम यहाँ पर देखते, जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ था 1/4 इंटू कितनी बार है मेरे भाई, आप यहाँ पर भी डिजिटल सम अप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सीधा सीधा देखो जो मेन आंसर है, आप इस स्टेप पर डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हो, इस स्टेप पर कर सकते हो, इस स्टेप पर कर सकते हो, किसी भी स्टेप पर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर इस स्टेप पर डिजिटल सम अप्लाई करके बता रहा हूँ। तो 2 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 5 7 और दोनों खत्म करते हैं। 7 1 2 3 4 5 7 5 35, 35 और 5 हमारा कितना आ जाएगा, 40। सही है, सही लिखा है ना हमने, एक बार देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 0।
ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई 4 का दोगुना 8 हो गया। और मेरे भाई 31 4 सते 28, 31 4 सते 28, 4 सते 28, 4 सते 28, 4 सते 28, 4 सते 28। ठीक है, और मेरे भाई एक सेकंड, यहाँ पर 28 हो गया ना, एक सेकंड, 4 सते मतलब 4 दूनी 8 हो गया, 4 सते 28, 8 हो गया, 28 हो गया, 31 28 हो गया, 31 28 हो गया, 31 28 हो गया, 28 हो गया, 31 28 हो गया, 30 मेरे भाई बच गया। और अगर 30 बच गया तो यहाँ 5 बार में नहीं जाएगा, फिर 4 का 7 गुना 28 होगा, 7.5 मेरे भाई यहाँ पर जाएगा, 7.5 जाएगा। थोड़ा सा लास्ट में यहाँ पर ये देखना होगा 7.5 लगा के। अब इसमें आप अगर यहाँ डिजिटल सम लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7.5। अब आप डिजिटल सम लगा लो, अब आप डिजिटल सम लगाओगे तो 2 आएगा मेरे भाई, खत्म। 1 2 3 4 5 6, तो 7 छक 42, 42 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 47, और 47 को जोड़ोगे 7 4 11, 11 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। तो सारे ऑप्शन जो थे वो मेरे भाई यहाँ पर गलत थे। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि सर इस ऑप्शन में एक संख्या छोड़ दिया गया था जो कि हमारा कितना था, 2 था यहाँ पर। क्योंकि देखेंगे सही ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 ना होकर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा। तब जाकर ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हम कहीं स्टेप पर, किसी भी स्टेप पर अगर हमारे इसके सारे ऑप्शन सही होते हैं तो हम यहाँ भी डिजिटल सम लगा सकते हैं, हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। इतना लेंदी हमें जाने की आवश्यकता मुन्ना नहीं है, इतना मेरे भाई लेंदी जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे। आ जाइए, चलिए सवाल को हम समझते हैं और इस सवाल को यहाँ देखते हैं। तो क्या बोला गया है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया एवरेज मार्क्स ऑफ 1/5 ऑफ ए क्लास, यानी यहाँ पर 20 का कितना तो 1/5, और उसके बाद यहाँ पर 20 का कितना तो 1/4 यहाँ पे। तो बोला गया एवरेज मार्क्स ऑफ 1/5 ऑफ ए क्लास इज 77%। इतने लोगों का जो औसत है मेरे भाई वो 77% है। और फिर उसके बाद बोला गया यहाँ पर 20 के इतने लोगों का जो औसत है वो हमारा 85% है। तो बोला गया यहाँ पर, और बाकी जो रेस्ट बच गए यहाँ पर जो रिमेनिंग हो गए, तो उनका औसत हमारा कितना है, तो उनका औसत हमारा 52% है। तो बोला गया है पूरी क्लास का औसत बताओ कि पूरी क्लास का औसत हमारा कितना होगा। हमने कहा सर देखिए पूरी क्लास का औसत अगर हमें निकालना है तो हम बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं। औसत निकालने का यहाँ पर क्या होता है तरीका, तो औसत निकालने का यहाँ पर जो है ठीक है वो हम एक ही तरीके से कर सकते हैं कि सर डेटा निकालें। मैंने अपने तरफ से पूरा 20 संख्या मान लिया, क्यों मान लिया, क्योंकि 5 और 4 का मल्टीपल है। 5 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, 4 से काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में। 20 में से 4 निकल गया, 20 में से 5 निकल गया, 20 में से 9 निकल गया, बचा कितना 11। 20 में से 9 संख्याएं निकल गई, बचा कितना 11। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं सर 4 लोगों का औसत इतना है, 5 लोगों का औसत इतना है, 11 लोगों का औसत इतना है, कह सकते हैं ना यहाँ पे। अब इनका औसत हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखो, तो हम बोलेंगे सर देखो 4 लोगों का औसत इतना है तो सम कितना होगा, तो 4 इंटू 77। 5 लोगों का औसत 85 है तो औसत कितना होगा, 5 इंटू 85। ठीक है, यहाँ पर 11 लोगों का औसत इतना है तो 11 इंटू 52, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल, और टोटल हमारा कितना है तो 20 है। मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पर इतना लिख के फंसा हुआ है, यहीं पर डिजिटल सम काम में आता है। वो ये कहता है कि यार तुम मुझे बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन दो और मैं उसे आसान करके तुम्हें दूंगा, तुम मुझे बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन दो और मैं उसे आसान करके तुम्हारे लिए दूंगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये बड़े से बड़े कैलकुलेशन का मेरे भाई उपाय यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो डिजिटल सम 7 जमा, देखो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 7 जमा 7 14, 14 को जोड़ोगे तो 5 होगा। ठीक है, उसके बाद 8 और 5 13, 13 को जोड़ोगे तो मेरे भाई 4, 4 पचे कितना हो जाएगा 20, 20 का 2 यहाँ पे, ये 2 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 इंटू हमारा हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई कितना तो 2, 5 हो के मेरे 20 का मतलब 2 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, और 7 इंटू 2 मेरे भाई 14 का आपस में मेरे भाई इतना हो गया डिवाइडेड बाई 2। ऊपर में हमारा कितना है, तो ऊपर में हमारा 9 है, और 9 मतलब इंटू 1/2 आप कह सकते हैं, और 9 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, तो 9 आएगा। यानी वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा। कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 9 होगा, तो बोलेंगे 7 7 और 5 12, 12 12 मेरे भाई 24, बिल्कुल भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ठीक है, 5 5 10, 10 7 18, 18 खत्म मेरे भाई 6, ये भी बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं तो देखो 5
5 5 10 10 6 16 2 18 ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से बड़े सवाल को भी हम क्या कर सकते हैं, तो डिजिटल सम के माध्यम से हम हल कर सकते हैं। जैसे हम औसत के सवालों को लगा रहे हैं, हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, हम अलजेब्रा के सवालों को लगाते हैं, हम प्रतिशत के सवालों को लगाते हैं, हम किसी भी सवाल को लगाते हैं, अगर कैलकुलेशन आएगा तो उसको डिजिटल सम से हल किया जाएगा। अब जैसे आप बोलोगे सर थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज हम आपको दिखाते हैं, और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हो गया, तो परफेक्ट स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में भी डिजिटल सम को अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उसका भी एक तरीका है। और उसका तरीका यहां पर क्या है वो देखो। जैसे बोला गया 3 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग 375 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करिए। द सम ऑफ 3 consecutive odd natural number is 375. सम ऑफ 3 consecutive odd natural number 375 स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर, सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर। तो मेरे भाई कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे मानो 3 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग 375। मान लो पहली संख्या n है, अगली संख्या कितनी हो जाएगी, तो इससे 2 ज्यादा यानी n+2 हो जाएगी। अगली संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, इससे 2 ज्यादा n+4 हो जाएगी। तो 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा, 375। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। अगर देखें n+n+n यानी 3n हो जाएगा मेरे भाई, 4 जमा 2 6 हो जाएगा। इसमें से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 369 हो जाएगा। 3 से अगर हम काटेंगे तो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 123 हो जाएगी। अब n की वैल्यू हमारी 23 हो जाएगी, तो सबसे छोटी संख्या 123 है, अगली 125 है, अगला 129 है। तो यहाँ तो हम बेसिक लगा के थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, लेकिन अब आगे वाला पार्ट देखो। क्वेश्चन में कहा गया स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है कौन है, 123। तो मेरे भाई इस 123 का जरा स्क्वायर करो तुम। अब क्या लगता है आपको कि क्या आप 123 का परीक्षा हॉल में स्क्वायर कर पाएंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप 123 इंटू 123 से, बताओ जरा होगा मेरे भाई मल्टीप्लाई? परीक्षा में भाई हालत खराब हो जाएगी वहां पे। तो अगर हम बात करें तो कैसे करोगे आप वहां, बोलो? तो 123 का स्क्वायर आपको नहीं निकालना होता है, डिजिटल सम लगाना होता है। और डिजिटल सम लगाना होता है तो कैसे करोगे, 3 2 5 और 1 6, तो मेरे भाई यहाँ 6 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 का डिजिटल सम कितना होता है, 9, यानी वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा। 9 काट दो, 5 2 7 1 8 1 9, सीधा ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए जो है वो आंसर है। बाकी ऑप्शन फर्जी हैं, बाकी ऑप्शन बेकार है, और किसी ऑप्शन से हमें मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें 123 का स्क्वायर नहीं करना था, 123 का मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम लगा के सॉल्व करना था। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना दोस्त यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ डिजिटल सम को आप कैलकुलेशन के लिए ना समझें, आप ये भी समझें कि जब भी हम कोई सवाल को हल कर रहे हैं और वहां पर बीच में मेरे भाई कोई पार्ट आ जाता है ऐसा जहां पर हमें लगता नहीं है कि डिजिटल सम अप्लाई होगा, हम वहां भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, सीपीओ में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, 2019 में पूछा गया, फिर उसके बाद अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया। और ये क्वेश्चन में कहा गया द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से, किसी भी कोने से लग रहा है कि डिजिटल सम अप्लाई होगा। मतलब ये बोला गया कि अगर हम इनका रूट कर देते हैं, अगर हम इनका रूट कर देते हैं तो इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो एक नेचुरल नंबर देगी, कौन सी ऐसी संख्या है जो एक नेचुरल नंबर देगी। अब मुझे एक बात बताओ भाई, किसी भी एंगल से कोई बच्चा कह सकता है कि ये डिजिटल सम पर आधारित होगा? मैं बताऊंगा आपको ये डिजिटल सम पर कैसे आधारित होगा। एक काम करो दोस्त, यहाँ पे आप है ना 1 से लेकर एक बार 25 तक के स्क्वायर लिखो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। आपको जो जो पढ़ाते जाएंगे ना भाई, सीखते चलना। बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ, ऐसा जो जीवन में भी आपका ध्यान नहीं गया होगा इस पॉइंट पे, यकीन मानना मेरा। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 होगा, आपका कभी नॉलेज ही नहीं गया होगा मेरे भाई, आप सोचे भी नहीं होगे यहाँ पर कि अरे यार ऐसा भी हो सकता है। इस लेवल की बात हम आपको बताने जाने वाले हैं। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को लेकर। ये 16 हो गया, 17 हो गया, 18 का स्क्वायर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 19 का स्क्वायर हमारा 361 हो गया, और 20 का स्क्वायर हमारा 400 हो जाएगा। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 21 की अगर बात करें 441। ठीक है, 22 का अगर हम बात करें तो 484 हो जाएगा, 23 का अगर हम बात करें तो 529 हो गया, 24 का बात करें तो 576, 25 का बात करें तो 625। हमने सारे स्क्वायर लिख दिए। अब इसमें 2 बातें हम आपको नोट कराएंगे। पॉइंट नंबर 1, दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कर लो, उसके क्याई के स्थान पे कभी भी 2 3 7 8 नहीं आता है। इसमें कभी भी यूनिट डिजिट देखना 2 3 7 8 आपको नहीं मिलेगा। देख लो मेरे भाई, 2 3 7 8 खोजना जरा, मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं
जितने भी क्या होते हैं, जितने भी जनाब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वो कभी भी, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे, उसका यूनिट डिजिट, उसका मेरे भाई यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट कभी भी दोस्त यहाँ पर 2 3 7 8 नहीं होगा मेरे भाई, ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा, कभी भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं होगा। इस बात को ध्यान देना, कभी हो ही नहीं सकता है। यानी अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसके क्या के स्थान पे कभी नहीं आएगा। मैं बोलूंगा यार ये देखो 2 3, ठीक है, मैंने आपको कहा कि 5 6 1 2 मानो, और मैंने कहा बताओ ये किसका स्क्वायर है। आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर का नहीं है, कोई डेसिमल वेसिमल का हो तो वो नहीं पता, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट पर हमारा 2 है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ सबका डिजिटल सम निकालो, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा 1, यहाँ पर कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा 9, यहाँ कितना होगा 7, यहाँ कितना 7, ये कितना 9, ये 9 खत्म 4, 6 4 10 1, 8 1 9, यहाँ पर कितना 1, ठीक है, 2 1 3 और 1 4, 4 4 8 और 1 9, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 5 4 9, ठीक है, 6 2 8 5 13 मेरे भाई कितना 4, 9 खत्म 1, 4 3 7 2 9, 6 3 9 1, ये हमारा 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये 9, 8 4 12, 4 4 8 16 7 मेरे भाई 7 हो गया, और यहाँ पर ठीक है 7 5 12 6 18 9 हो गया, और यहाँ 6 2 8 और 5 मेरे भाई 13 4 हो गया। आप कोई भी दुनिया का संख्या का स्क्वायर निकाल लीजिए, कोई भी संख्या का स्क्वायर निकाल लीजिए, उसका जो डिजिटल सम आता है 1479, बस 1479 1479 1479 1479, यानी दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है मेरे भाई, उसका डीएस हमेशा 1479 ही होता है, ये बात तय है। और ये मेरे खुद के बनाए ट्रिक हैं, मेरे खुद के बनाए तरीके हैं, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। मैंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च किया, तब मैं जाकर आपको कुछ क्वेश्चन समझा पाऊंगा अभी, कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका इक्याइक अंक हमेशा 2378 नहीं हो सकता है, और उसका डिजिटल सम 1479 होता है मेरे भाई। तो यही बातें मैंने फॉर्मूला बुक के अंदर में बहुत तरीके से, यार मैं फॉर्मूला बुक को कैसे लिखता था आप लोग को बताऊं, मैं बैठा रहूंगा यहाँ पे और बैठे रहूंगा, मैं टाइपिस्ट को बोलता रहूंगा, एक एक बातें वो टाइप करता रहेगा। मैं चाहता था कि इस दिमाग के अंदर में जितना भी नॉलेज है ना, ये पूरा का पूरा मैं इस किताब के अंदर में ट्रांसफर कर दूं, पूरा मेरे भाई इस किताब के अंदर में ट्रांसफर कर दूं, ठीक है, कि जितनी बातें हो गई बच्चे सीखे, बच्चे समझे, बच्चे जाने उसको यहाँ पर। और इसी वजह से इस फॉर्मूला के अंदर में सारा पॉइंट एक एक लिख रखा है, और इसी वजह से मैं सीरीज करा भी रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग यहाँ पर सीखो पूरा प्रॉपर तरीके से डिजिटल सम का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, किस प्रकार के सवालों में कर सकते हैं, कैसे मेरे भाई हो सकता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट में कैसे हो सकता है, क्यूब क्यूब रूट में कैसे हो सकता है, हर कुछ मैंने डिटेल में मैं बता रखा है, और सैम्पल पीडीएफ आप लोगों को मेरे भाई दिया ही है, तो डाउनलोड कर लेना। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इस वाले क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, बताओ आप प्रैक्टिकली सोचो ना, आपके पास सेकंड मेथड है, कैलकुलेटर के अलावा इस सवाल को तुम बना के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में नहीं बना सकते, सोच भी नहीं पाओगे यहाँ पे, और जितने देर में बनाओगे ना उतना देर में तो अगला आधा जीएस निपटा के खत्म किया होगा। तो कैसे लगाओगे, यही तरीका, स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। तो पहली बात यहाँ पर जिस संख्या का इकाई का स्थान 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, उसको काट दो। तो यहाँ पर इसका इकाई का स्थान 8 है, इसको काट दो, इसको लेना ही मत। बाकी संख्याओं का डिजिटल सम देखो, तो 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 6 2 8, इसका डिजिटल सम 8 आया मेरे भाई। 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, 2 और 1 आ जाएगा हमारा 3, 5 4 9 खत्म, 4 3 7 2 9 खत्म, इसका डिजिटल सम आएगा 1। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जो भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है उसका डिजिटल सम 1 4 7 9 होता है, उसका डिजिटल सम 1 4 7 9 होता है, ठीक है मेरे भाई। क्या ये 1 4 7 9 है? नहीं। क्या ये 1 4 7 9 है? नहीं। ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसन आंसर होगा। बस सोचो, विद इन सेकेंड्स, 1 मिनट के अंदर में इस सवाल के धज्जे उड़ा के आपने रख दी यहाँ पे, लेकिन पेपर के अंदर आप सॉल्व करके देखना, किसी को गेस तक भी नहीं हो पाएगा कि इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं। ये मेरे तरीके हैं भाई पढ़ाने के, ठीक है कि कैसे भी किसी भी सवाल को। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन जल्दी से फटाफट, ये आप लोगों के लिए आंसर है, आप लोग इसका आंसर बताओ। सेम तरीके से सीपीओ को एक और शिफ्ट में पूछा गया कि इनमें से किस संख्या का रूट करने में एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो पहली बात, दुनिया का कोई भी संख्या है मेरे भाई जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया नहीं हो सकता है। यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है, ये नहीं होगा, ये 8 है, नहीं होगा। अब उसके बाद सभी का डिजिटल सम निकालते हैं। 6 3 9 खत्म, 9 खत्म, यहाँ पे 6 2 8 और एक मेरे भाई 9, तो इसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा।
सात दो नौ खत्म, पाँच चार नौ खत्म, आठ छः 14 का मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, पाँच चार नौ खत्म, छः दो 8 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, कोई भी संख्या का डिजिटल सम कितना होता है, 1479। 1479, क्या ये 1479 है, नहीं। क्या ये 1479 है, नहीं। मेरे भाई यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। यानी दुनिया का जो भी संख्या एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसका डिजिटल सम 1479 होता है। विद इन सेकेंड स्केल खत्म। समझ में आ गया बात यहाँ पे? क्लियर है ये बात दोस्तों? बताइए जल्दी से। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्यूब और क्यूब रूट में क्या ऐसे कोई तरीके हैं क्यूब और क्यूब रूट पहचानने के डिजिटल सम के माध्यम से? हम वो भी सीखेंगे। सब कुछ फॉर्मूला बुक में दिया गया है। फॉर्मूला बुक अपने आप में मेरे भाई एक इतिहास है, ब्रह्मास्त्र है। मैं कहता हूं कि जब सारे अस्त्र फेल हो जाते हैं ना, तो मेरे भाई ब्रह्मास्त्र चलता है, और वो जब चलता है तो उसके ऊपर कुछ है भी नहीं दुनिया में। ठीक है, ब्रह्मा जी के अस्त्र के ऊपर किसी का अस्त्र ही नहीं बना, और जो वो चल जाएगा तो मेरे भाई सामने वाला तो खत्म ही हो जाएगा। तो ब्रह्मास्त्र ऐसे ही नाम उसको नहीं दिया है हमने। अब मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछा गया, द क्यूब रूट ऑफ इतना, यदि इस संख्या का हम यहाँ पर क्यूब रूट करें तो क्या होगा? मैंने कहा कल के दिन यार क्यूब रूट आ जाए, कल के दिन पावर 4 आ जाए, पावर 5 आ जाए। क्या हम हर किसी का फॉर्मूला याद करते फिरेंगे? क्या हम हर किसी के नियम को याद करते फिरेंगे? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, इस बात को समझो यहाँ पे। तो हम किस तरीके से करेंगे? तो मेरे भाई ऑप्शन, जैसे एग्जाम्पल की तरह ऐसे समझो, अगर मैं 8 का यहाँ पर क्या करता हूँ, 8 का क्यूब रूट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? तो मुझे यहाँ पर 2 मिलता है। मैं उल्टा ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर 2 का क्यूब करने पर क्या मिलता है? तो 8 मिलता है। यानी अगर हम एक काम करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई देखो, इसका क्यूब रूट, ठीक है, इसका क्यूब रूट करने पे कौन ऑप्शन आएगा? तो हम उल्टा ऐसे कर लेते हैं, कौन से ऑप्शन का यहाँ क्यूब करने पे, कौन से ऑप्शन का यहाँ पर क्यूब करने पे दोस्त, किस ऑप्शन का यहाँ पर क्यूब करने पे जो है ये हमें मिलेगा, जरा ये बता दो। अब मान लो एक पल के लिए किसी बच्चे को नहीं पता कि यार ये है ना 3375 किस संख्या का क्यूब है, नहीं पता यार, मैं वो प्राणी हूं, मुझे पता ही नहीं। हम कैसे निकालेंगे? हम डिजिटल सम से निकालेंगे। हम यहाँ पर ये बोलेंगे तुम्हारा डिजिटल सम कितना है जरा देखो, तो बोलोगे सर देखो 7 और 3 10, 10 5 15, 15 3 18। 18 का मतलब सर कितना होता है? तो 18 का मतलब सर 9 होता है। यानी डिजिटल सम कितना आएगा? 9 आएगा। एक बार सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे 5 और 3 8। ठीक है, 8 का मेरे भाई क्यूब कितना होता है? तो 8 का क्यूब हमारा 512 होता है, और 512 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा सर। इसका डिजिटल सम कितना आएगा? तो 8 आएगा सर। ठीक है, यहाँ पर 5 और 5 10, 10 का मतलब एक, और एक का क्यूब कितना होगा? तो एक ही होगा सर यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस ऑप्शन में, तो 5 और 2 7, 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आता है। 343 का मतलब 4 3 7 3 10, यानी 1 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर इसका करेंगे तो ये मेरे भाई 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होगा? 216, और 216 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैंने बस एक छोटा सा एग्जांपल 3375 लिया है। कल के दिन 8 अंकों की संख्या, 9 अंकों की संख्या, 10 अंकों की संख्या मेरे भाई दे दी जाएगी, और आपको जस्टिफाई करना होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं, अभी अपने कैलकुलेटर से देते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर बता पा रहे हैं। मैं अपने तरफ से कोई भी संख्या देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया मेरे भाई कि यहाँ पर 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 432 हो गए, 0 हमारा 81 हो गया। ठीक है, और हमारा कितना हो गया? 0 81 216। ये मैंने आपको संख्या दे दी, 432 0 81 216, 432 0 81 216। मेरे भाई यहाँ पर इसका क्यूब रूट करने पे, इसका क्यूब रूट करने पे हमें क्या मिलेगा ये बता दो। इसका क्यूब रूट करने पे हमें क्या मिलेगा ये बता दो। या सिंपल सी बात अगर हम यहाँ बोले तो बोलेंगे यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर सीधा क्यूब रूट, ठीक है, ऑफ यहाँ पर ये जो संख्या है वो किसके बराबर होगी? और मैं यहाँ पर ऑप्शन आपको जो दे रहा हूँ वो मेरे भाई, पहला ऑप्शन आपका 746 है, दूसरा ऑप्शन 756 है, तीसरा ऑप्शन 716 है, चौथा ऑप्शन 726 है। बता दो मेरे भाई यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कौन सा मेरे भाई संख्या सही है, बता दीजिए। इनमें से किसका क्यूब करने पे हमें ये मिलेगा? फटाफट बताओ।
क्या बोलोगे? बोलोगे सर इतना आसान सवाल, इतना हल्का सवाल। बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो हमें प्राप्त हुआ है उसका डिजिटल सम जरा निकालते हैं। तो इसका डिजिटल सम निकालने के लिए 4 3 2 0 8 1 और 2 1 6। पहली बात 4 3 7 2 9, 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, यानी कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी ये क्यूब का डिजिटल सम कितना है? तो 9 है। इस क्यूब का डिजिटल सम कितना है? 9 है। अब जरा देखते हैं यहाँ पर किस संख्या का मेरे भाई क्यूब करने पे। इसका क्यूब का डिजिटल सम कितना है? इसका क्यूब का डिजिटल सम कितना है? इसका मेरे भाई कितना है? और इसका यहाँ पर कितना है? तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 6 4 10 7 17, 17 का मतलब 8, और 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 512 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है। 7 5 12, 12 6 18। 18 का मतलब कितना हो गया? तो 9 हो गया। और अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 18 मतलब 9, और 9 का क्यूब कितना होगा? तो 9 ही होगा मेरे भाई, यानी यही ऑप्शन नंबर आंसर है 756। बाकियों का निकाल के चेक कर लो, वो तुम्हें मिलेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन मैंने ऐसे ही सेट किया है कि सबके डिजिटल सम अलग अलग आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी तरीके से किसी भी सवाल को मेरे भाई आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन भी हमने आपको दे दिया, लीजिए बनाइए। 14 का क्यूब कहा गया है। अब 14 का डिजिटल सम कितना होता है भाई? देखो तो बोलोगे 4 जमा 1 सर 5, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब तो कायनात को पता है यार 125 होता है, और 125 का डिजिटल सम कितना होता है? तो 8 होता है। जरा देखना इसमें से कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है। 5 4 9 खत्म, 4 2 6 हो गया। 7 2 9 खत्म, 4 2 8 हो गया। ठीक है। 4 4 8 2 10 6 16 7 हो गया मेरे भाई। ठीक है। उसके बाद यहाँ 4 4 8 8 16 2 18 मेरे भाई 9 हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। खेल खत्म। क्यों इतना दिमाग लगाना, क्यों इतनी मेहनत करनी, क्यों गधों वाली मेहनत करनी? स्मार्ट लेबर करेंगे ना यार, लेंगे ना सिलेक्शन मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं हम यहाँ पर, कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर, इसका आंसर दीजिएगा किसमें? तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आप लोग कितना सारा डिजिटल सम सीखे हैं, कितनी सारी बातें सीखे हैं। थोड़ा हमें भी तो पता चले यहाँ पर कहानी क्या है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है, थोड़ा हमें भी बताइएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलिए, बाकी मेरे भाई यहाँ पर जो है आज के सेशन में हमारा इतना ही था। बढ़िया तरीके से हम लोगों ने डिजिटल सम को सीखा, जाना। अपना प्यार भरा जो कमेंट है मेरे भाई, वो जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर दीजिएगा। कैसा लगा आप लोगों को 2 दिन का डिजिटल सम का सेशन? अब मेरे भाई तीसरे दिन यानी कल के दिन जो है वो हम लोग शुरू करेंगे कोई और टॉपिक। इसके अलावा दोस्तों हमने टेलीग्राम पर ब्रह्मास्त्र की जो डिजिटल सम की पीडीएफ है वो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप उसको डाउनलोड करके एक बार पढ़िएगा, गो थ्रू होइएगा, एक एक शब्दों से जानिएगा आप वहाँ पे। इंग्लिश में मैंने जो है वो पूरा का पूरा एक एक एक्सप्लेनेशन दिया है, हिंदी में भी मैंने एक एक एक्सप्लेनेशन दिया है। जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, आप नहीं सीख पाएंगे। तो मैंने 2 लेक्चर्स करवा दिए। अब इसकी प्रैक्टिस अगर करनी है तो फॉर्मूला बुक की जो मैंने पीडीएफ दी है उससे आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी दोस्तों को हमारे में भाई जो बैच लेना है मैथ्स का, तो आप मैथ स्पेशल बैच ले सकते हैं हमारा। मैथ्स के हमारे 2 बैचेस होते हैं, एक हमारा रिकॉर्डेड है और एक हमारा लाइव है। मैथ्स के अगर हम रिकॉर्डेड बैच की बात करें तो रिकॉर्डेड बैच जो है वो हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें 699 रुपये इसकी फीस है, और ये कंप्लीट मैथ का कोर्स इसके अंदर में अवेलेबल है, पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। तो आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और यहाँ से कंप्लीट मैथ स्पेशल बैच आप ले सकते हैं। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारा मैथ्स का मेरे भाई चैंपियंस लाइव बैच हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर जो है लाइव बैच भी ले सकते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। ठीक है, और इसकी फीस जो है वो हमारी 899 रुपये। जितने बच्चे बेसिक से बिगनर हैं मेरे भाई, जो एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आराम से चैंपियंस बैच लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिस तरीके से मेरा मैथ्स का लाइव बैच है, वैसे ही हमारे सभी टीचर्स के लाइव बैचेस होते हैं, और अगर हम सभी का मिला दे तो हमारा एक कॉम्बो बनता है। ठीक है, यहाँ पर सभी टीचर का अलग अलग फीस 1000 4000 है, लेकिन यदि आप कॉम्बो लेते हैं तो वो फीस आपको 2700 रुपये मिल जाती है, और 2700 में सभी टीचर का स्पेशल आपको मिलता है। ठीक है, तो आप जो रेस्पेक्टिव बैच लेना चाहे वो ले सकते हैं। बाकी आज के और कल की जो पीडीएफ है वो मैंने ऑलरेडी इस टेलीग्राम पर डाल दी है। आपके लिए अपना टेलीग्राम है। टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां से बच्चे फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन, आप दोनों को मेरे भाई डाउनलोड करो या दोनों को ज्वाइन करो, और वहां से आप अपना जो पीडीएफ है वो डेली का फ्री पीडीएफ आप यहाँ से ले सकते हो, कोई पैसे वैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जनाब अगर आपको फॉर्मूला बुक ऑर्डर करना है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फॉर्मूला बुक का, उस लिंक पर क्लिक करके आप बुक ऑर्डर कर लीजिएगा। बाकी सेशन कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।